नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी आवाज़ में। पिछले बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसे अपलोड किए हैं जिसमें मेरी आवाज़ नहीं है और आप लोग मैसेज करके पूछते हैं कि मैम शायद आप रिकॉर्ड करना भूल गई हैं या म्यूट कर दिया है आपने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। जब मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना होता है अपनी आवाज़ में तो आसपास का बैकग्राउंड बिल्कुल साइलेंट मोड पर होना चाहिए और घर में ये पॉसिबल नहीं है। घर में बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, कोई ना कुछ बोलता रहता है और जब बैकग्राउंड में आवाज़ आती है तो फिर वॉइस क्लैरिटी भी नहीं आती। तो आजकल पिछले बहुत दिनों से मैं वीडियो तो अपलोड कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी व्याकरण की पुस्तकें हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जानकारी होती है। उन सभी वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की है क्योंकि मेरे पास आजकल इतना समय नहीं होता है। अगर मुझे बैकग्राउंड म्यूट मोड में चाहिए अगर मेरे घर पर, तो रात को 11 बजे के बाद पॉसिबल है, जब सब लोग सो जाते हैं। और ऐसा आजकल नहीं हो पा रहा है कि मैं 11 बजे के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन लगातार मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ ताकि व्याकरण से संबंधित बहुत सारी जानकारी जो मेरे पास है वो आप तक पहुँच सके। आप सभी अपने हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं के बारे में बार बार पूछते रहते हैं। अगर आपके विद्यालय में इस परीक्षा का आयोजन हो चुका है तो मुझे पूरा विश्वास है आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। और जिन स्कूलों में इस परीक्षा का आयोजन अभी नहीं किया गया है, सितंबर में पेपर होने वाले हैं या अक्टूबर नवंबर में पेपर होने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि मैम कहाँ से तैयारी करें। अगर आप मेरे चैनल की बात करें तो मैंने अपने चैनल में जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक बनाई हुई है और हर एक प्लेलिस्ट में कम से कम 4 से 5 सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। साथ में मैंने व्याकरण की पुस्तकों से बहुत सारे प्रश्न अपलोड किए गए हैं। अगर आप उनको भी देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाती है। अगर आप यहाँ पर नहीं देखना चाहते, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक को खरीद लीजिए और उसमें सारे टॉपिक दिए हुए होते हैं, क्योंकि हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना ऑर्गेनाइज कर रहा हो, सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पास कक्षा 9 की बुकलेट है जो एसओएफ की तरफ से हिंदी ओलंपियाड के लिए उपलब्ध करवाई गई है और इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 100 रुपये में ये आपको ऑनलाइन मिल जाती है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। इस पुस्तक में सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और हर एक टॉपिक से रिलेटेड लगभग 25-25 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई पुस्तक आप खरीदते हैं तो सारे सवाल वहीं से वैसे के वैसे पूछे जाएंगे। ऐसा तो आपके पेपर में भी नहीं होता है। जब आपके फाइनल एग्जाम होते हैं या मिड टर्म एग्जाम होते हैं तो पुस्तक से सीधे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के या उससे रिलेट कर कर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर व्याकरण की पुस्तक से आप सभी टॉपिक, जो बेसिक टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर परीक्षा में कोई सवाल पूछा जाता है उससे रिलेट करके तो आप उसको हल कर पाएंगे। इसीलिए 3-4 सैम्पल पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ग्रामर की बुक से आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, भाषा, वर्ण विचार, वर्णमाला से संबंधित सीधे सवाल पूछे जाते हैं और ये सारी की सारी जो जानकारी है किसी भी पुस्तक में आपको मिल जाएगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा आपको देनी है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो कोई भी व्याकरण की पुस्तक उठा लीजिए और उसमें तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ में ऑनलाइन अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो सर्च करने पर भी आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो हिंदी ओलंपियाड की तैयारी करना बहुत ही आसान है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई यही सैम्पल पेपर है, यहीं से सवाल पूछे जाएंगे, या ये बुकलेट है, यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, वैसे ही सवाल या उससे संबंधित करके आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं तो आपका रिजल्ट आने वाला होगा, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं तो उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए इस वीडियो में हम शब्द विचार से संबंधित एसओएफ की तरफ से जो कक्षा 9वीं के लिए बुकलेट जारी की गई है उसके प्रश्न देख लेते हैं। तो ये प्रश्न अगर आप हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से पेपर दे रहे हैं या हिंदी विकास मंच की तरफ से पेपर दे रहे हैं या हिंदी विकास संस्थान की तरफ से पेपर दे रहे हैं या सिल्वर जोन ओलंपियाड करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, या कोई भी कॉम्पिटिशन की परीक्षा है जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी विकास मंच की परीक्षा देने वाले हैं तो आप दूसरे ओलंपियाड्स के सैंपल पेपर हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी परीक्षाओं में कॉमन तो हिंदी व्याकरण है और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जहाँ पर भी जैसे भी आपको सवाल मिलते हैं आप उनको पढ़ सकते हैं और आपकी वहाँ से अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द विचार हमारा चैप्टर है। हिंदी व्याकरण की बुक में भी आप देखेंगे तो शब्द के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर टॉपिक आप देख सकते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, फिर पद किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, शुद्ध अशुद्ध करना, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक, ये क्या होते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द, कभी कभी हमें लगता है कि इन दोनों शब्दों के अर्थ समान हैं लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है, किसी भी व्याकरण की पुस्तक से आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आपकी हिंदी की तैयारी, हिंदी भाषा के ऊपर आपकी पकड़ भी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर कुल 25 प्रश्न ही आपको मिलेंगे। तो किसी भी बुक में इतने सारे प्रश्न नहीं होते हैं कि पेपर में वहीं से पूछे जाएंगे, हाँ, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है और इसी बहाने फिर आपको जानकारी मिल जाती है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ इनको देखिएगा। वर्णों का व्यवस्थित समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है क्या कहलाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और शब्द के दो भेद होते हैं, आपने पढ़े होंगे। सार्थक शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निरर्थक होते हैं। तो हम अपनी भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर आपका शब्द आ जाएगा। और जब वह वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा पद बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहले आपका जो खाली स्थान दिया गया है उसमें शब्द आएगा और बाद में पद आएगा। तो ध्यान से पढ़ो। अब देखो इसमें दूसरे विकल्प में देखो शब्द और पद तो है लेकिन क्रम उल्टा कर दिया गया है। तो पहले खाली स्थान में पहला शब्द आएगा और दूसरे में पद आएगा। तो इस तरीके से आप समझ के करोगे। अब मान लीजिए ये सवाल आपके पेपर में नहीं आता है लेकिन ऐसा ही सवाल अगर पूछ लिया जाता है तो आप समझ गए हैं शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उसको सिर्फ शब्द नहीं कहते, उसको पद कहते हैं। जैसे मेरा नाम रेखा है, मेरा नाम रेखा है। तो मैंने रेखा जो मेरा नाम है उसको वाक्य में प्रयोग कर दिया है तो अब इसको हम पद कहेंगे। लेकिन अगर सिंपल मैं लिखूं कि रेखा, सिर्फ रेखा वाक्य में प्रयोग नहीं करते तो इसको हम सिर्फ क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो वो व्यक्ति कहलाएगा, लेकिन उसका परिचय हम परिवार के संदर्भ में दें तो वो परिवार का सदस्य कहलाएगा। तो शब्द तो कोई भी हो सकता है लेकिन वाक्य में जब उनको प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य के नियम में वो बंध जाते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो शब्दों के अलग अलग आधार पर हम भेद करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर भी होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं। विदेशी शब्दों के आधार पर ऐसा कोई भेद होता नहीं है। हाँ, विदेशज शब्द अलग से होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे कौन कौन से भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं और यौगिक होते हैं। तो देखो ये प्रश्न आपने पढ़ा लेकिन पेपर में जरूरी नहीं ऐसे कैसे पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4, उनके नाम पूछ ले जाएं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो एक ही प्रश्न से आपको तैयारी करनी है ताकि पेपर में घुमा फिरा कर या इससे रिलेट कर अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से हल कर सकें। तो इसी तरीके से आपने किसी भी व्याकरण की पुस्तक से या किसी भी बुक से आपने तैयारी करनी है ताकि कहीं से भी सवाल आए तो आपको परेशानी ना हो। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। और तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित में से शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर आप विकल्प देख सकते हैं। रचना के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं? अभी हमने बात की है, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, बिल्कुल सही है। प्रयोग के आधार पर शब्द क्या होते हैं? विकारी और अविकारी होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद अभी हमने बात की थी, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 हो जाते हैं। और अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। तो यही आपका अशुद्ध है, बाकी सब क्या है? सही है। प्रश्न 4 में आपने मिलान करना है। तो तत्सम और तद्भव शब्द आपको पता होने चाहिए। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से आते हैं और वैसे के वैसे बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं।
जैसे कक्षा, हम कहते हैं हम कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो कक्षा संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, तो ये तत्सम हो जाएगा। ऐसे ही तद्भव शब्द क्या होता है, जो थोड़े से बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो किवाड़ है, तो किवाड़ जो आपका है वो तद्भव है, और ये आपका कपाट होता है संस्कृत में तत्सम। प्यास को क्या कहते हैं, पिपासा, ये संस्कृत का है और प्यास आपका तद्भव है। तिनका को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तृण कहते हैं, और भाप जो होता है वो तद्भव है, और वाष्प क्या होता है संस्कृत में तत्सम है। तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनके हिसाब से आप देख लीजिएगा। पहले का दूसरा विकल्प सही है, दूसरे का चौथा विकल्प सही है, तो क और ख विकल्प नहीं है। आगे के जो विकल्प हैं उनमें से हम देख सकते हैं। तो आपने चारों विकल्प में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है। बाकी के विकल्प आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले का दूसरा सही था, दूसरे का चौथा विकल्प सही था, तो मुझे लगता है ग विकल्प यहाँ पर सही है। निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द को चुनिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो एक तो हमारे रूढ़ होते हैं। रूढ़ क्या होते हैं, जिनके और टुकड़े नहीं कर सकते, जो अपने आप में एक सही अर्थ देने वाला होता है। जैसे पानी शब्द है, तो पानी का अपना एक अर्थ है, लेकिन हम इसको और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बनना। जैसे मान लो यहाँ पर आपका रसोई घर है, तो रसोई और घर, रसोई का भी अपना मतलब है और घर का भी अपना मतलब है, और जोड़कर एक नया शब्द बना दिया। ऐसे ही तीसरा हमारा भेद होता है योग रूढ़। और योग रूढ़ का मतलब क्या होता है कि कोई तीसरा ही मतलब जिसका निकले। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो समाचार पत्र, तो ये आपका यौगिक है, समाचार और पत्र हो गया है। हाथी आपका क्या है, रूढ़ है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही अर्थ है, अलग टुकड़े नहीं कर सकते। और पीताम्बर क्या होता है, पीताम्बर का तीसरा ही अर्थ होता है, पीले वस्त्र हैं जिसके विष्णु भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं, प्रकट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, योग रूढ़। तो देखो एक प्रश्न आपने पढ़ा है, और मान लो पेपर में कोई और तरीके से इनसे संबंधित करके सवाल पूछा जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, और एक योग रूढ़ होता है। तो रूढ़ क्या होते हैं, जो सीधे अर्थ को प्रकट करते हैं, जिनके अलग टुकड़े कर कर और अर्थ नहीं निकलते हैं। यौगिक में 2 शब्दों के जोड़ से, योग से एक नया शब्द बनता है, और दोनों के अपने आप में अर्थ निकलते हैं। और योग रूढ़ में कोई तीसरा ही अर्थ होता है। तो आपने ऐसे ही तैयारी करनी है, ताकि एक ही सवाल से आपकी कोई भी परिभाषा, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। छठा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम आपको समझ में आ गया, जो संस्कृत के शब्द हैं और ऐसे कैसे हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मृत्तिका। मृत्तिका संस्कृत का है और इसका हिंदी में मिट्टी होता है। दरवाजा हिंदी में ही प्रयोग किया जाता है, विदेशी भाषा से आया है। माथा जो है वो तद्भव है। कुम्हार जो है वो भी आपका तद्भव है। कुंभकार, अगर हम संस्कृत की बात करें तो कुम्हार को क्या कहते हैं, कुंभकार। कुंभ होता है घड़ा, कुंभकार घड़े को बनाने वाला। तो इस तरीके से पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा उन शब्दों के अपने अर्थ होते हैं। तो अभी अभी पहचानो, हमने बात की थी कि 2 शब्दों से मिलकर बनेंगे और दोनों के अपने अर्थ भी होंगे। 2 से ज़्यादा भी कभी कभी शब्द हो सकते हैं। तो ऐसे शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के जोड़ से बनेंगे और दोनों के अर्थ भी क्या होंगे, अलग। तो ऐसे क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे। और आगे पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। तो शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, और एक नया यहाँ पर टॉपिक आ गया है पदबंध। जब बहुत सारे शब्द मिलकर एक ही इकाई के बारे में संकेत करते हैं, जैसे बहुत सारे शब्द मिलकर सिर्फ संज्ञा की बात कर रहे हैं, या सर्वनाम की बात कर रहे हैं, या विशेषण की बात कर रहे हैं, या क्रिया की बात कर रहे हैं, या क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं, तो इसके आधार पर पदबंध के कितने भेद हो जाते हैं, 5। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा भेद नहीं है। तो अभी हमने बात कर ली, संज्ञा पदबंध भी होता है, सर्वनाम पदबंध भी होता है, और आपका विशेषण पदबंध भी होता है, लेकिन कारक पदबंध नहीं होता। तो यही विकल्प सही है। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। घर से भागा हुआ लड़का अभी तक घर नहीं लौटा। घर से भागा हुआ लड़का, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, और कौन से पदों में बताई गई है यहाँ पर, कि लड़का कैसा है, जो घर से भाग चुका है, घर से भागा हुआ है। तो ये क्या है, विशेषण पदबंध। ऐसे ही जब कुछ शब्द मिलकर, एक शब्द नहीं कुछ शब्द मिलकर संज्ञा के बारे में इशारा करते हैं, या सर्वनाम के बारे में, या विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, उसी के आधार पर हम उसका भेद निश्चित करते हैं।
निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी से हमेशा एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वाभिमानिनी, स्वाभिमानिनी आप खुद से लिखकर देखो और बोलकर देखो। स्वाभिमानिनी, इसको मत देखो पहले। स्वाभिमानिनी ऐसे होता है, तो बोलोगे और सही लिखोगे और फिर उसके हिसाब से पहचान करोगे। तो स्व तो होता ही नहीं है, स्व भी नहीं होता, स्व स्व से शुरू होता है, तो पहला ही विकल्प क्या हो जाता है, सही। और मात्राओं को ध्यान से देखना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद के आधार पर उचित विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो विलोम शब्द ये भी आप बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, इसका थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं। तो आधुनिक समय में इंटरनेट वरदान भी है और वरदान का विलोम क्या होगा, अभिशाप होता है, और अभिशाप भी है और अभिशाप भी है। तो वरदान का विलोम शब्द क्या है, अभिशाप। तो यहाँ पर सीधा विलोम नहीं पूछा गया है, वाक्य में प्रयोग करके पूछा गया है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से शारदा के पर्यायवाची शब्दों के उचित विकल्प का चयन कीजिए। शारदा किसे कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं। और सरस्वती को और क्या क्या कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ से आपने 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। पहले विकल्प में दिया गया है उमा और भारती। भारती हम सरस्वती को कहते हैं, यानी कि शारदा का पर्यायवाची शब्द हो गया, लेकिन उमा हम पार्वती को कहते हैं, तो ये विकल्प नहीं होगा। भारती सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, और वाग देवी यानी कि वाणी की देवी, तो यही विकल्प आपका सही होगा। लेकिन फिर भी हम बाकी विकल्प देख लेते हैं। तीसरे विकल्प में वाणी और रमा, रमा हम लक्ष्मी को कहते हैं, और वाणी, वाणी आप जानते ही हैं। भारती और वीणा, तो भारती सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन वीणा, वीणा बजाने का वाद्य यंत्र है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा था, ख। निम्नलिखित शब्दों में से चाप का पर्यायवाची नहीं है। तो चाप क्या होता है, धनुष को भी हम कहते हैं, धनुष का पर्यायवाची धनु होता है। कोदंड, कोदंड भी धनुष का पर्यायवाची है। तो तीनों ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन धेनु जो होता है वो गाय को हम कहते हैं। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो यानी कि तीसरा विकल्प सही है। तो ये जो शब्द हैं, इसलिए हिंदी में जो नए नए शब्द होते हैं उनके अर्थ आपको जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पेपर में कहीं से कोई भी शब्द आ सकता है, ज़रूरी नहीं इसी पुस्तक से आए। तो इसलिए बार बार नए नए पाठ हम पढ़ते हैं, नए नए शब्दों को जानते हैं, तो हमारी जो वोकेबलरी है, जो हमारा शब्दकोश है, वो भी बढ़ जाता है, और फिर आसानी से प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दादाजी ने मर्म को छूने वाली कहानी सुनाई। तो मर्म को छूने वाली यानी कि बहुत ही मार्मिक कहानी जो होती है, तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प क्या है, छूने वाली। छूने को हम क्या कहते हैं, स्पर्श करना, तो मर्म स्पर्शी। सबसे सही विकल्प क्या है, मर्म स्पर्शी। तो अगर आपको वैसे भी समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। छूने को हम क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में स्पर्श करना कहते हैं, तो मर्म स्पर्शी, मर्म को छूने वाली। आगे पूछा गया है अपव्ययी शब्द के लिए वाक्यांश के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो ये एक ऐसा शब्द है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो फिर आपको समस्या हो सकती है, इसीलिए हमें थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। किसी भी पुस्तक में आप देखेंगे बड़ी आसानी से ये शब्द मिल जाएंगे। अपव्यय क्या होता है, जो बहुत अधिक खर्च करता है। अपव्यय का विलोम क्या होता है, मित, मित यानी कि कम, और व्यय यानी कि खर्च करना, और खर्च करने वाला मित व्यय। तो अपव्यय यानी बहुत अधिक खर्च करने वाला, और इसका विलोम क्या होगा, बहुत कम खर्च करने वाला। तो अधिक खर्च करने वाला, और अगर ये आता कि कम खर्च करने वाले के लिए कौन सा शब्द है, तो मित व्ययी हो जाएगा। अधिक बोलने वाला क्या होता है, वाचाल होता है। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और कम बोलने वाला क्या होता है, मित भाषी। मित यानी कम, भाषी यानी कि बोलने वाला। आगे पूछा गया है दिए गए वाक्य में उचित श्रुति समभिन्नार्थक, कि सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उनसे संबंधित आपने रिक्त स्थान भरना है, यानी कि खाली स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक। महिला ने पड़ोसन को देखकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। तो दरवाजे को हम क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। तो पहले खाली स्थान में क्या आएगा, कपाट। कपाट यानी कि दरवाजे, क्योंकि उसने उसके साथ क्या किया था, कपट। कपट क्या होता है, छल। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, कपाट, दरवाजा, और यहाँ पर कपट आएगा, और यहाँ पर कपाट आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपट और कपाट यहाँ पर भी है, लेकिन पहला जो है वो कपाट आएगा, दूसरा जो खाली स्थान है वो कपट के साथ भरा जाएगा। तो इस तरीके से आपने हल करना है, बाकी आपके सही नहीं है। दिए गए वाक्य में उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे अपने दादाजी के आकस्मिक मतलब अचानक, निधन यानी कि मृत्यु का क्या हुआ, शोक। शोक का मतलब क्या होता है, दुख होता है।
पथ और पथ्य सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके अर्थ अलग अलग है। तो पथ क्या होता है आपको पता होगा, रास्ता, और रास्ते से ही देखो यहाँ पर दो में कन्फ्यूजन हो रहा है। और पथ्य क्या होता है, रोगी के लिए भोजन। तो पथ्य में आपको परेशानी हो सकती है, और पुस्तक में आप देखेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। दिए गए वाक्य में उचित शब्द के रिक्त स्थान भरिए। गुरुजी के द्वारा दिया गया उपदेश शिष्य के लिए क्या होता है, अनमोल होता है, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं होता है, अमूल्य होता है। तो यानी पहला विकल्प सही है। दिए गए वाक्य में उचित शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, खेल प्रतियोगिता की समाप्ति पर मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों को क्या दिए, पुरस्कार दिए। तो यहाँ पर विकल्प नहीं दिख रहा है, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, पुरस्कार दिए। विषाद क्या होता है, विषाद तो दुख होता है, दुख थोड़ी ना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पुरस्कार दिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरस्कार। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। तोहफा, तोहफा नहीं आएगा, और भेंट ये भी नहीं आएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो पद का परिचय क्या होता है, क्योंकि जब शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो आपका पद बन जाता है। अब पद का परिचय देना है। अब मान लीजिए आप अपने घर में क्या हैं, आपका क्या पद है घर में, आप एक सदस्य हैं, कौन है, अगर आप माता पिता हैं या बच्चे हैं तो किस हिसाब से आपका परिचय दिया जाएगा। तो वैसे ही शब्द हमारे वाक्य में कौन सी भूमिका निभा रहा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उसी के हिसाब से हम उसका परिचय देते हैं। और ये मेधावी खंड से संबंधित प्रश्न है। एसओएफ में आप बाकी सब्जेक्ट में भी देखते हैं कि जो आपके अचीवर सेक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्रतिदिन का आपने क्या देना है, परिचय देना है। तो प्रतिदिन क्या होता है, संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है नहीं, विशेषण है नहीं, क्रिया है नहीं। ये जो शब्द हैं वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण किसके अंदर आता है, अविकारी शब्द में। तो यानी कि अविकारी शब्द हो गया है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक और आपका परिमाणवाचक। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको व्याकरण की पुस्तक से तो पढ़ना ही होगा। और व्याकरण में आप देखेंगे अविकारी शब्द में और क्रिया विशेषण में ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ दी गई है। तो आप एक बार किताब खोलिए और ध्यान से वहाँ पर पढ़िए, और उसके बाद आप प्रश्नों को हल कीजिए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। तो प्रतिदिन हमारा क्या हो गया, अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण है। और प्रतिदिन मतलब काल से संबंधित विशेषता बताई जा रही है तो कालवाचक है। और साथ में व्यायाम करना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अविकारी है, क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, और व्यायाम करना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। दूसरे में रीतिवाचक है, तो रीतिवाचक नहीं होगा, परिमाणवाचक भी नहीं है, स्थानवाचक भी नहीं है। तो पहला ही विकल्प क्या है, सबसे सही। और कक्षा 10 में पद परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और सीबीएसई बोर्ड में पद परिचय से संबंधित जो प्रश्न हैं वो 9वीं कक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो 9वीं और 10वीं में पद परिचय किसी भी बोर्ड से संबंधित परीक्षाओं पर पूछे जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर विलोम शब्दों को सुमेलित करना है। उज्ज्वल का क्या होगा, धूमिल होगा। उज्ज्वल क्या होता है, उजाला, चमकदार होता है। धूमिल क्या होता है, मलिन होता है। सच्चरित दुष्चरित हो जाएगा। वियोग का संयोग हो जाएगा, और सार्थक का निरर्थक। तो ये तो आपने मिलान कर लिया, लेकिन यहाँ पर विकल्प भी दिए गए हैं। पहले का दूसरा विकल्प सही है, दूसरे का पहला विकल्प सही है, तीसरे का तो यानी कि ख विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। तो एसओएफ में इस तरीके से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ताकि आप आसानी से इनका मिलान करके सही विकल्प का चुनाव कर सकें। पर्यायवाची शब्दों के मिलान के उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। भागीरथी किसको कहते हैं, गंगा को कहते हैं। चांदनी किसका पर्यायवाची है, ज्योत्सना का। हनुमान, पवनसुत, ये तो आपको पता ही है। और अमृत सुधा को कहते हैं। तो कभी कभी अगर हमें सिर्फ 2 विकल्प पता है तो वहाँ से भी आप इस तरह के विकल्प में आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर सही कॉम्बिनेशन बना है। तो पहले का दूसरा है, तो पहले का दूसरा है, और दूसरे का तीसरा है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, यानी कि ग विकल्प सही है। खान, आकृति, निम्नलिखित में से किन शब्दों के अर्थ हैं। तो ये देखो थोड़ा मुश्किल कह सकते हैं। खान जो होता है और आकृति जो होती है, आकृति को तो आकार कहते हैं, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं आकार। और खान जो होती है आकार। तो सुनने में एक जैसे है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, लेकिन मीनिंग क्या होता है, अलग अलग। और ऐसे शब्दों में तुक्का मारने की संभावना कम रहती है, क्योंकि अगर हम पढ़ लें, पहले से तैयारी कर लें तो आसानी से कर पाएंगे। आगे यहाँ पर मिलान करना है, और ये कुछ शब्द हैं जिनके बारे में संकेत दिए गए हैं। तो आधि क्या होती है, मानसिक रोग को ही हम आधि कहते हैं। दूसरा आधि क्या होता है, आधा हिस्सा, यानी किसी वस्तु का आधा हिस्सा। व्याधि क्या होता है, शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं। और उपाधि क्या होता है, किसी विशेष नाम से
किसी विशेष नाम से विभूषित करना। तो ये सारे सही हैं, यानी कि ऐसा विकल्प जिसमें यहाँ पर ये सारे सही मिलान किए गए हैं। तो आपके जो विकल्प आएंगे उसमें भी अ का पहला विकल्प होगा, ब का दूसरा, स का तीसरा और द का चौथा। तो ये कुल 25 प्रश्न दिए गए थे। ये तीसरा चैप्टर था। इस बुकलेट में सारे चैप्टर्स दिए गए हैं और सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं। एसओएफ में हिंदी ओलंपियाड परीक्षा में कक्षा 9वीं के लिए जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आप बुकलेट खरीदते हैं तो वहाँ से आपको सिलेबस पता लग जाता है। अगर आप हिंदी ओलंपियाड की कोई बुक नहीं खरीदते हैं, किसी भी ओलंपियाड की बुक नहीं खरीदते हैं, तो ऑनलाइन हर किसी का सिलेबस अवेलेबल है। आप सिलेबस को चेक कीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं। अपने टॉपिक को किसी भी व्याकरण की बुक से टारगेट कीजिए और उनको अच्छे से तैयार कीजिए। और कोई भी सैम्पल पेपर आप उठाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो आपकी इनडायरेक्ट वे में तैयारी करवाएगा, जो भी ओलंपियाड की आप परीक्षा देने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपकी मदद हुई होगी। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी मैसेज का रिप्लाई करूँगी। जो भी आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए शुभकामनाएं। और जो परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, परीक्षाएँ भी अच्छी होंगी। तो शुभकामनाओं के साथ शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।